गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ कूलिंग के अंतर्गत कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो देखिए, रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि इसमें हम जो चैम्बर लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि एक्सटर्नल एजेंसी से किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसमें देखिए, जब उच्च दाब पर संपीड़ित किसी गैस का ऊष्मारोधी निकाय में प्रसरण होने दिया जाता है तो गैस के अणुओं के द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जैसा कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन से भी हमें पता है कि जब दाबांतर को बहुत हाई रखें अगर हम उच्च दाब पर, और उच्च दाब पर संपीड़ित गैस को जब थ्रोटलिंग प्रोसेस से गुजारते हैं तो गैस के अणु उस प्रोसेस में खुद की आंतरिक ऊर्जा का व्यय करते हैं और इसके फलस्वरूप गैस के तापमान में कमी आती है और गैस शीतल हो जाती है या ठंडी हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है उसे कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, जिसको हम 300 केल्विन मान के चलते हैं, रूम टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी ऊष्मारोधी पात्र में 150 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित किया जाता है और फिर एकाएक वायुमंडलीय दाब पर उसको एक्सपैंड किया जाता है। तो रुद्धोष्म प्रसार की अवस्था समीकरण से T(p⁻1 - गामा अपॉन गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब अगर फाइनल जो टेम्परेचर प्रेशर हैं उनको हम TF और PF माने और इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर को TI और PI माने, तो इस इक्वेशन से हम लिख देंगे TF PF 1 गामा अपॉन गामा इक्वल्स टू TI PI 1 गामा अपॉन गामा। यहाँ से हम TF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें दाबांतर और प्रारंभिक तापमान का पता हो तो गामा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके लिए गामा की वैल्यू 1.3 होती है, TI हमने 300 केल्विन माना है, PI की वैल्यू 150 ATP माना है, PF जो है फाइनल प्रेशर हम वायुमंडलीय दाब मानते हैं क्योंकि उसे हम बिना किसी प्रेशर अप्लाई करे हम उसे एक्सपांड करते हैं। तो नॉर्मल जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, दैट वी अज्यूम 1 ATP। सो यहाँ से जो TF की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, ये हमने कैलकुलेट करी, इसकी वैल्यू आई 96 केल्विन। तो इसका मतलब गैस जो 300 केल्विन पर थी उसका तापमान, अब फाइनल टेम्परेचर हमें क्या मिला, 96 केल्विन। तो लेकिन CO2 का जो ऊर्ध्वपातन होता है वो होता है 194.7 केल्विन ताप पर। तो इसका मतलब 96 केल्विन ताप तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसका मतलब अब जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी वो किस अवस्था में मिलेगी, ठोस अवस्था में, क्योंकि 194.7 केल्विन पर उसका ऊर्ध्वपातन होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट मिलती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस तापमान पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन होती है। तो इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है, शुष्क बर्फ। इस सिद्धांत का उपयोग करके सबसे पहले कैलिटेट ने सन 1877 में ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाई किया था। इसमें क्या किया गया था कि ऑक्सीजन को 200 ATP तक कंप्रेस किया गया और उसका दाब जो फाइनल प्रेशर था वो बहुत कम, नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर पे लो किया गया और यह पाया गया कि ऑक्सीजन गैस द्रव बूंदों के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका मतलब वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। इस विधि का द्वारा गैसों को लगातार द्रवावस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बट कैपिट्जा एंड क्लाउडे ने रुद्धोष्म प्रसार प्रभाव और जूल थॉमसन प्रभाव का संयुक्त रूप से उपयोग करके सभी गैसेस को द्रवित करने में सफलता पाई। तो देखिए, ये जो लिक्विफिकेशन है गैसेस का, इनको लिक्विफाई करने के लिए डिफरेंट सेटअप्स की हम बात करेंगे। इसमें जो लिंडेज एयर लिक्विफायर है और हाइड्रोजन लिक्विफायर तो पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस के लिए बनाया गया था ड्यूआर ने। और इन दोनों में ही हम किस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, एक तो जूल थॉमसन इफेक्ट तो है ही, सब में कॉमन रहेगा, एंड सेकेंड वन इज़ रीजनरेटिव कूलिंग। रीजनरेटिव कूलिंग का मतलब हो गया कि
गैस को हम पहले ही किसी ठंडे जो कूलिंग सब्सटेंसेस होंगे, जैसे ठंडा पानी होगा या लिक्विड एयर होगी, तो उस उनसे हम गैस को जो गैस होगी उसको पहले ही ठंडा करेंगे, और अगेन उस ठंडी गैस का यूज़ हम इनिशियल गैस के साथ करेंगे जो कंप्रेस्ड होके एंटर कर रही है, इनपुट जो गैस है उसको अगेन हम कूल करने में उसका गैस का यूज़ करेंगे, उसमें मिक्स होगी तो पहले जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो गिर जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिंडेज एयर लिक्विफायर। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें वायु का संपीड़न 2 चरणों में किया जाता है। आप ये डायग्राम देखिए और यहाँ से हम इसे समझते हैं। देखिए इसमें यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे वायु जो है इसमें एंटर हो रही है। ये एक संपीड़क है, कंप्रेशर है P1। यहाँ से हम एयर को लगभग 20 ATP प्रेशर पर कंप्रेस्ड करते हैं और वायु को ठंडे पानी के द्वारा ठंडा करते हैं। ये वाटर बाथ होता है, यहाँ ठंडा पानी भरा हुआ है। तो ये जो वायु है ये इस ट्यूब में से, इस ठंडे पानी के वाटर बाथ में से गुजरती है। देन यहाँ पर ये जो बीकर होगा, जो कंटेनर होगा, इस कंटेनर में कास्टिक पोटाश, कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से भरी नलिया में से गुजारेंगे। तो इसको हम डिफरेंट कंटेनर्स में से होकर गुजारेंगे गैसेस को, ताकि गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाए और गैस प्योर हो जाए, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जो वेपर हैं, वेपर पार्टिकल्स होंगे, वो यहाँ पर इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तत्पश्चात वायु को दूसरे कंप्रेशर P2 में से हम गुजारेंगे। P2 पर जो प्रेशर होगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 200 ATP। तो यहाँ पर जो प्रेशर हमने बनाया गैस का वो 200 ATP तक इसको कंप्रेस्ड कर दिया। देन ये शीतलक चैम्बर होगा, कूलिंग चैम्बर। यहाँ एक सर्पिलाकार आकार की नली होगी। तो यहाँ से हम गैस को गुजारेंगे। नली के बाहर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर शीतलक मिश्रण भरा होता है। ये जो हमें नली के बाहर इस चैम्बर में ये जो मिश्रण भरा है इसके चारों तरफ, इसका टेम्परेचर लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। यह संपीड़ित गैस नली ए में प्रवाहित होकर, ये देखिए ये जो इंटरनल ट्यूब है ये ए है, सबसे बीच वाली जो ट्यूब हमें दिखाई दे रही है जो इस सर्पिलाकार नली से होते हुए जा रही है, ये ट्यूब ए है। तो इस ट्यूब ए में से संपीड़ित गैस को प्रवाहित करते हैं। छिद्र N1 के ऊपर 20 ATP तक प्रसारित होती है। यहाँ पर जो प्रेशर होता है ये होता है 20 ATP। इससे इसका तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तो ये जो टेम्परेचर गैस का था, तो यहाँ पर गैस का टेम्परेचर कितना हो गया, लगभग मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गैस का टेम्परेचर कम हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ ये लिक्विफाई नहीं हो रही है गैस, तो हम इस N1 से अगेन N2 को खोल देंगे। N2 को खोलने पर गैस बी ट्यूब से वापस कहाँ जाएगी, वापस इसी प्रोसेस से, मतलब सबसे पहले कंप्रेशर P1 पे पहुँचेगी। ये जो पहले ही गैस का 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गिर चुका है, अब इस ठंडी गैस को हम वापस प्रेशर P1, ये 20 ATP का प्रेशर लगाएंगे संपीड़क P1 से। देन ये वाटर बाथ से ठंडी होगी अगेन। फिर ये यहाँ पर इसके जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी। देन यहाँ पर अगेन 200 ATP का प्रेशर जनरेट किया जाएगा और इस सर्पिलाकार ट्यूब से, जहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हमने रखा हुआ है, यहाँ से गुजरेगी अगेन ट्यूब ए से नोज़ल N1 पे जाएगी। N1 अब गैस का जो सेकंड राउंड पे जो टेम्परेचर होगा, जो मिलेगा, वो इतना कम मिलेगा, हो सकता है कि 2-3 राउंड हमें और लेने पड़े इस चीज़ के। अगर 2-3 राउंड और लेने पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, N2 को बंद ही रखेंगे। और अगर गैस को लिक्विफाई करना है, अगर गैस का टेम्परेचर इतना कम हो चुका है कि गैस अब लिक्विफाई हो सकती है, तो नोज़ल N2 को हम खोल देंगे। नोज़ल N2 को खोलते ही गैस जो है लिक्विड फॉर्म में इस बीकर में, इस कंटेनर में इकट्ठी हो जाएगी। तो ये जो मेथड होता है ये लिंडे का वायु द्रवणित्र कहलाता है। ये लिंडे ने इसकी फॉर्मेशन करी थी, इसलिए उन्हीं के नाम से इसको एयर लिक्विफायर का नाम दिया गया है। सेकंड देखिए ड्यूआर्स हाइड्रोजन लिक्विफायर। अब हाइड्रोजन जो होती है वो एक एक्सेप्शनल केस था। हमने देखा था कि इसका जो विक्रमण ताप होता है दैट इज़ -80 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत कम है। और इतना न्यून विक्रमण ताप प्राप्त करना तो नॉर्मल मेथड से पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए
जो ड्यूअर ने एक हाइड्रोजन के लिए लिक्विफायर का निर्माण किया, तो हम इसी को देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जो शुद्ध हाइड्रोजन है उसको सबसे पहले कोल्ड वाटर बाथ, यहाँ पे हम देखते हैं इसको, हाइड्रोजन को पहले हमने कोल्ड वाटर बाथ, और ये सब जो लिंडे के लिक्विफायर में था कि यहाँ पे वाटर बाथ और इन सब से हम गुजार देंगे हाइड्रोजन को ताकि उसका प्रारंभिक तापमान ऑलरेडी बहुत कम हो जाए। तो इसको कोल्ड वाटर बाथ से ठंडा करके पुनर्योजी कुंडली आर, ये जो है पुनर्योजी कुंडली आर, इसमें से हम संयंत्र में प्रवेश कराते हैं। यह कुंडली कक्ष जी में स्थित होती है। तो इस कुंडली में से हम सबसे पहले हाइड्रोजन को प्रवेश कराएंगे। यह शीतल हाइड्रोजन सर्पिलाकार कुंडलियों ए, बी और सी में से गुजरती हैं। यहाँ से ये 3 तरह की ट्यूब्स हमें दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट वन इज ए, ये अलग अलग चैम्बर्स में स्थित होगी, फिर बी और फिर सी। इस तरह से 3 सर्पिलाकार की कुंडलियाँ होती हैं ए, बी, सी। तो हाइड्रोजन गैस पहले ए में से गुजरेगी, फिर बी में से और फिर सी से गुजरेगी। गुजरकर एन पर उपरोधी वॉल्व से जूल थॉम्सन प्रसरण करती हैं। यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पर एक नोजल एन होती है। तो यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हमने संपीड़क की सहायता से गैस को बहुत ही हाई प्रेशर पे इसको यहाँ पे प्रवेश कराया था। तो ये जब दाबांतर इतना अधिक होता है तो यहाँ पर जो जूल थॉम्सन प्रसरण होता है, इसकी वजह से गैस का तापमान कम हो जाता है। कुंडली ए द्रव वायु से घिरी रहती है। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग चैम्बर्स हमने लिए हैं ए, बी, सी के लिए, तो इनमें किस तरह से गैस को ठंडा रखने के लिए सब्सटेंसेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ जो ट्यूब ए होती है उसके बाहर चैम्बर में द्रव वायु लिक्विड एयर रहती है, जिसका तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेट रहेगा। कुंडली बी का जो चैम्बर होगा उसके अंदर इस कक्ष में तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर अल्प दाब पर द्रव वायु वाष्पित होती है। थोड़ा सा दाब लगाते हैं तो वो जो वायु होती है द्रव वायु, वो वाष्पित अवस्था में रहेगी और इसका तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स रहता है। इस ताप तक ठंडी हाइड्रोजन का जब उपरोधी वाल्व एन पर प्रसरण होता है तो ये प्रसरण हम इसको कंटेन नहीं करते जब तक कि इसका तापमान यथेष्ट तापमान लगभग -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं गिर जाता, तब तक हम इसका ये फ्लास्क ड्यूअर फ्लास्क में कंटेन नहीं करेंगे। इसको -250 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट जब इसका टेम्परेचर हो जाता है, कि हम डिफरेंट साइकिल्स इसका चलाएंगे। देखिए एन से जब गैस यहाँ आएगी बाहर इसके अंदर, तो हम वापस गैस को इधर भेज देंगे, वापस यही प्रोसेस हमारी होगी। तो 3-4-5 राउंड्स में इसका टेम्परेचर कम किया जाएगा। एंड देन जब हमें लगेगा कि अब यथेष्ट टेम्परेचर आ गया है तो हम हाइड्रोजन को ड्यूअर फ्लास्क डी में कंटेन कर लेंगे और हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में इस फ्लास्क में कंटेन हो जाएगी। तो ये हमारा ड्यूअर हाइड्रोजन लिक्विफायर का सेटअप था। अब देखिए आज हमने रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन के बारे में पढ़ा। यहाँ जो हीट एक्सचेंज है, ये जो इसका टेम्परेचर है वो सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहता है, मतलब बाहर की एजेंसी से कोई इसका एक्सचेंज नहीं होता है हीट का, तो इसलिए हम इसे रुद्धोष्म प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट में हम रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके किस तरह से कूलिंग करी जाती है। तो ये हम देखेंगे। देन हम लिक्विड हीलियम के बारे में बात करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।